नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान प्राप्त किया। तो अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोला जा सकता है इसे, और पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 43 विधाओं को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब विधाएं लगातार बढ़ रही हैं राष्ट्रीय खेलों में, तो 43 विधाओं को शामिल किया जाएगा। पिछला जो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में आयोजित हुआ था, अब शायद गुजरात में आयोजित होना है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 विधाओं को शामिल किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और आपको पता हो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन किस राज्य की राज्य जलीय जीव बनी है? तो इसका सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि जो गंगा डॉल्फिन है ये गंगा नदी, आपकी चंबल नदी, ठीक है, बनास नदी, इन सारी नदियों में पाई जाती है, ठीक है। और इसको IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल के रखा है ना, संकटग्रस्त जीव में डाल के रखा है, ठीक है। तो गंगेटिक डॉल्फिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे बनाया गया था 2009 में। 2009 में ये क्या बन चुकी है? राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है ना, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है 111, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो 111 मिला है, ठीक है। अब यानी समझ से परे है कि 2009-10 से हमारी स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो रही है इस इंडेक्स में, क्योंकि हम लोग 55 स्थान से 111 स्थान पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा गिराया जा रहा है इस इंडेक्स में। तो स्थितियां इतनी विकराल तो नहीं है भारत में कि आप यानी हमारी तुलना जो अफ्रीकी गणतंत्र राज्य है उससे करो, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे भी बेकार स्थिति में भारत को दिखाया जा रहा है इस इंडेक्स में, ठीक है। इनकी स्थिति अच्छी है और हमारी एकदम ख़राब होते जा रही है। इनका कहना है कि भारत में भूखमरी बढ़ रही है। अब जो भारत की योजनाएं हैं उसको बिल्कुल भी लोगों ने मेंशन ही नहीं किया है, और या फिर उसको रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं, है ना, कि ग्रामीण भुखमरी तो लगभग शून्य हो चुकी है ना भारत में, क्योंकि इतना ज़्यादा राशन फ्री में बांटा जा रहा है। जो कह सकते हैं गेहूं काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड किया जा रहा है, चावल तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में निःशुल्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो अंत्योदय कार्ड बनता है उनको तो फ्री में ही मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे कोशिश भी होती है सरकार को कि वहाँ पे न्याय हो सके। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी हो रहा है इस समय। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। शायद ये लोग डाइटिंग जो लोग करते हैं उनको, और जो लोग अभी 9 दिन उपवास होंगे उन लोगों से पूछ लिया होगा कि आप लोगों को भूख लगती है क्या, तो शायद वो लोग बोल दिए होंगे कि हाँ भूख लगती है भाई, उपवास हैं तो या डाइटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को शामिल कर दिया है लगता है, ठीक है। तो भारतीय सरकार ने भी इसे खंडन किया है इसका, और बोला है कि इस रिपोर्ट को बनाने का तरीका ही गलत है। बिल्कुल तरीका गलत भी है, और ये थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि किसी देश की इमेज को कैसे ख़राब किया जाए। ऐसा
कोशिश लगातार ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सेंसिबल इंसान जो इस रिपोर्ट में लगातार भारत की स्थिति को देख रहा है, भले बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, वो इस बात को अच्छे से समझता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वहाँ भुखमरी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो आपके दिखाने से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है भारत की विकास दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। एक्चुअल में किया गया है उद्घाटन, ठीक है, बैठक का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अक्टूबर को किया गया है, तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का, ठीक है। भारत की लगातार कोशिश है कि भारत को ओलंपिक के आयोजन का यानी कैसे कहते हैं कि अवसर मिले, ठीक है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो सारी सीटें अभी फिलहाल फुल हैं 2032 तक। तो भारत का प्रयास है कि 2036 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसके आयोजन का जो भार है वो भारत को मिल जाए, ठीक है। और भारत भी अपने देश में एक ओलंपिक का आयोजन करा ले, ठीक है। अगर हम देखें तो ब्राज़ील भी अभी अभी हाल ही में 2016 में रियो ओलंपिक का आयोजन करा चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल भारत का भी इसमें हक बनता है। हम बड़े खेलों का आयोजन करा चुके हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करा चुके हैं, एशियाई खेलों का कई बार हमने आयोजन कराया है। वर्ल्ड लेवल का अगर देखें तो वर्ल्ड कप हमारे यहाँ आयोजित हो ही रहा है, ठीक है। हाँ, ओलंपिक के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेगा, भारत के पास टाइम रहेगा, है ना। अगर अभी से डिक्लेयर हो जाता है कि 2036 का ओलंपिक हम अपने यहाँ करेंगे, तो निश्चित तौर से हमने फिर उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी है ना। और जैसे कि हमने G20 का सफल आयोजन कराया है, वैसे ही जो 141वें अगर ओलंपिक में ये फैसला लिया जाता है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो, तो फिर हम इस पे भी कार्य करेंगे। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इस देश में आयोजित होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी USA, डी इटली। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अब हम चलेंगे पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक छत्तीसगढ़ का सवाल पूछा था, दीदी अमृता बारले का संबंध किस कला से था, ठीक है। इनका हाल ही में देहांत हुआ था, तो इसको आपको बताना था। तो इसका सही जवाब है भरथरी पंथी कला से, ठीक है। तो दीदी अमृता बारले का संबंध भरथरी कला या भरथरी पंथी कला से था, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रिवीजन प्रश्न। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में अतिरिक्त आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 7 जिलों में। तो 7 जिलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। पहले ये योजना जो थी ये राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई गई थी अंडा वितरण की, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद और थोड़ा राजनीतिक दबाव के बाद इस योजना को हटा लिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना को पुनः लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले 7 जिलों में लागू किया जाएगा, अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आगे इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। तो इस योजना को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये मध्याह्न भोजन योजना जो है उसका नया नाम रखा गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर। अंबिकापुर में कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, इसको याद रखना है, ठीक है। कर्मा महोत्सव राज्य का जो कर्मा है, कर्मा नृत्य भी है, कर्मा एक त्यौहार भी है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कृषि आधारित त्यौहार है, आप मान सकते हैं, है ना। कर्म देवता को मनाने के लिए ये त्यौहार
किया जाता है, उनकी पूजा आराधना के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो कर्मा महोत्सव इस दौरान पे आयोजित किया जाता है, जिसमें कर्मा नृत्य भी किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राज्य सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है, इसको फंड किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ये राज्य सरकार के द्वारा ही प्रायोजित महोत्सव होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त किया या प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ नगर निगम। तो रायगढ़ नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन उत्कृष्ट तरीके से किया है, इस कारण इसे बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य रायगढ़ नगर निगम में हुआ है, और जितने भी प्रधानमंत्री आवास हैं उनका अलॉटमेंट जो हुआ, समय पर कार्य पूरा हुआ, और जितने भी ग्रामीण जन थे या नगरीय जन थे जिनका आप कह सकते हैं मकान बनना था, उनको सही समय पे लोन प्रोवाइड किया गया, सही समय पे उनको जो सहायता राशि है वो प्रोवाइड की गई, और पूरी मॉनिटरिंग की गई, जिस कारण से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आया रायगढ़ का, और यह अवार्ड उसके नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अरपा नदी। तो आपको पता है कि अरपा नदी जो कि खोंडी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है, और ये बिलासपुर शहर से होकर गुजरती है, बिलासपुर शहर के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इसके किनारे पर जो कह सकते हैं हम जो घाट का निर्माण है, अब वो कह सकते हैं पूरा रूप लेता नजर आ रहा है, और इतना अच्छा यानी लोकेशन वहाँ का हो गया है। आप अगर जाके देखेंगे तो काफ़ी बदलाव आया है इस नदी में। अब प्रॉपर यानी जल रहता है, पानी रहता है। एक समय अरपा यानी सूखी नदी के नाम से विख्यात हो गई थी, है ना, लेकिन वर्तमान में जल भरपूर मात्रा में इसमें रहता है। अब जल की मात्रा जैसे जैसे इस नदी में बढ़ रही है, स्टॉप डैम और विभिन्न परियोजनाओं की जल की निकासी के कारण, और उससे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स फूड कोर्ट का निर्माण की जो कह सकते संभावनाएं हैं वो जारी हो गई, और निर्माण किया जा रहा है। पूरे तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है, और वहीं पे रिवर व्यू के आगे एक पूरा गार्डन तैयार किया जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटी तैयार की जाएगी, और फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंगापुर से प्रेरित है, और एक समय जब कहा जाता था कि जो बिलासपुर शहर है उसकी जो अरपा नदी है उसको सिंगापुर की तर्ज में विकसित किया जाएगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब होते हुए कार्य को देखकर लोग ये कह सकते हैं कि हाँ उसी तर्ज पे कार्य हो रहा है, और निश्चित तौर पर एक दिन ये अरपा जो नदी है उसका तट उसी तरीके से हमको परिणित होते दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब है बस्तर, ठीक है। तो महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की यहाँ स्थापना की जाएगी। तो आप महुआ को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो महुआ का प्रोसेस किया जाएगा, तो आप जानते हैं महुआ का प्रोसेस करके क्या बनेगा? हाँ, दवाइयाँ बनेंगी जी, औषधि बन जाएगी, है ना। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, केवल दारू नहीं बनती है, औषधियाँ भी बनती हैं, खाने पीने का सामान भी बनता है, ठीक है। तो महुआ बहुत ज़्यादा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में महुए का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ बनता है, और महुआ से औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ हर्बल का प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होगा तो उसमें महुआ के जो कह सकते हैं चॉकलेट वगैरह है, बर्फ़ी वगैरह है, वो भी बनाई गई है, और महुआ की बहुत सारे मिष्ठान भी उसमें बनाए गए हैं, है ना, और उसका उपयोग किया जा रहा है। महुआ कहते हैं पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है महुए का उपयोग, ठीक है, तो उससे औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर की डेट को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। अब इस योजना का नाम सुगम महाविद्यालय मतलब क्या है? ये योजना मुख्यतः जो मुख्यमंत्री का जो युवा सम्मेलन हुआ था, है ना, युवाओं से भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम किए थे, उसमें बहुत से
छात्रों ने मांग रखी थी कि हमको कॉलेज जाने के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, बस की सुविधा। तो निःशुल्क बस की सुविधा भी प्रदान की गई है, और यानी किफ़ायती दर पे जो किराए की सुविधा भी इस योजना के तहत प्रदान की गई है। अब महाविद्यालय के लिए जो बस चला करेंगी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स उसमें आसानी से आ जा सकेंगे, ठीक है ना। तो ये योजना है मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना, तो इसको याद रखना है आपको, है ना। और ये 7 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की गई है। तो अभी तो योजनाओं की झड़ी लगी हुई है, विभिन्न पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारी पोस्ट आई हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आ गई है ना। आपका प्रयोगशाला तकनीशियन की परिचायक की पोस्ट आ गई है ना। कृषि विभाग में भी कुछ कृषि विपणन सचिव, कनिष्ठ सचिव, वरिष्ठ की पोस्ट आई हुई है। पुलिस विभाग में आरक्षक की पोस्ट आई हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट भी इस दौरान लॉन्च कर दी गई है ना। तो सभी का आप फॉर्म भरिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए बढ़िया से, है ना। और फॉर्म भी फ्री में है ना, लेकिन फॉर्म भरिए तो एग्ज़ाम देने जरूर जाइए, शासन का नुकसान ना हो इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला करने वाले आतंकी संगठन का नाम क्या है, या कौन सा आतंकी संगठन है? तो इसका सही जवाब है हमास, ठीक है। तो ये हमास एक ग्रुप था, पहले ग्रुप के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी गतिविधियां इसे आतंकी संगठन के रूप में परिभाषित करती हैं। और ये संगठन मुख्यतः फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ता था, और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए मांग करना एक बात होती है, लेकिन किसी देश की पब्लिक पे 5,000 रॉकेट गिरा देना दूसरी बात है, और ये बिल्कुल आतंक पैदा करने वाली बात है। इसलिए इसे अब आतंकी संगठन भारत सरकार ने भी बोलना शुरू कर दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट में उन्होंने इस संगठन को आतंकी ग्रुप करार दिया है। इसी तरीके से यूएसए, कनाडा, फ्रांस, है ना, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने इसकी घोर निंदा की है और इजराइल का सपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप इजराइल का इतिहास अगर जानते हैं तो उसने लगातार फिलिस्तीन के क्षेत्र को कब्जा किया है, और हमास ने 5,000 रॉकेट गिरा के एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और इजराइल अब इस संगठन को छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल की आप यानी गुप्तचर संस्था का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम मोसाद है। वो कभी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करती। तो इजराइल भी ऐसा ही एक देश है जो लगातार विस्तार कर रहा है, और फिलिस्तीन नामक जो पहले देश हुआ करता था वो लगातार समापन की ओर जा रहा है। और निश्चित तौर पे अभी IMEC प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें भारत, सऊदी अरब, आपका UAE और इजराइल के थ्रू यूरोप को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। तो उसके तहत भी ये कह सकते हैं ये जियो पॉलिटिकल इवेंट हमास के द्वारा खेला गया है, ताकि उसको किसी तरीके से बाधित किया जा सके। लेकिन इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। इजराइल की फोर्स बहुत स्ट्रांग है ना, और अमेरिका का उसको पूरा सपोर्ट रहता है। तो वो आसानी से इस ग्रुप को तबाह कर पाएगी, और उसके बाद जो IMEC प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च होगा, और भारत और यूरोप के बीच एक नया मार्ग तैयार होगा, जो चीन के जो